झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। क्या झारखंड की सियासत करवट लेने वाली है? क्या निकाय चुनाव के बाद राज्य में सरकार की सूरत बदलने वाली है? ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता के बयान के बाद उठ रहे हैं। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के त्रिपाठी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। जेएमएम इंडी गठबंधन से अलग हटकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। ये बड़ा दावा के त्रिपाठी ने किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जेएमएम और बीजेपी साथ मिल चुके हैं और निकाय चुनाव का परिणाम आते ही 15 से 20 दिन में इसका प्रमाण दिखेगा। त्रिपाठी ने भी दावा किया है कि बीजेपी और जेएमएम के बीच डील हो चुकी है। तो 15 से 20 दिन में ये प्रमाण दिखेगा। और देखिए, इससे पहले भी कई बार झारखंड की सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होती आई है, जेएमएम को लेकर के, बीजेपी को लेकर के। और के त्रिपाठी जो बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के, जो गठबंधन में पार्टी शामिल है, उनके नेता ये कह रहे हैं कि देखिएगा, तस्वीर जो है वो बदलने वाली है। और झारखंड के इस सियासी, कह सकते हैं कि समीकरण के पीछे बड़ा बयान सामने उनका आता है। बयान सुनाते हैं आपको। मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगा रहा है। मुझे जब अच्छी सरकार चल रही है तो फिर उसमें इधर उधर बात करना वो गलत संकेत जनता में देता है। इस बात को लेकर के हम लोगों को आपत्ति है। अब देखिए, झारखंड का सियासी समीकरण और गणित का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है, उससे भी समझ लीजिए एक एक करके। तो देखिए, जीत की अगर बात करें तो पार्टी की तो 34 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। 23.44% वोट परसेंटेज जो है वो जेएमएम का रहा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 16 सीटों पर जीती। 15.56% वोट प्रतिशत जो है वो चुनाव में लेकर के आई। दूसरी तरफ अगर बात करें हम बीजेपी की तो 21 सीटों पर जीत हासिल की। 33.18% जो है वो वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन अब इनको देखा जाए, के त्रिपाठी के बयान को देखा जाए, तो ये बयान और ये सियासी गणित इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जेएमएम और बीजेपी मिलकर क्या सरकार बना सकती है और इस बीच कांग्रेस का क्या रुख होता है। और इसी बयान के बाद से अब जो सियासी सरगर्मी है वो काफी बढ़ चली है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या सियासत झारखंड की बदलने वाली है। अगर जेएमएम बीजेपी साथ आए तो क्या होगा। तो जेएमएम प्लस बीजेपी की अगर बात करें तो कुल जो है वो 55 सीटें हो जाती है, यानी कि बहुमत से 14 सीटों की संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। यानी कि स्पष्ट रूप से यहां पर जेएमएम प्लस बीजेपी सरकार बना सकती है। और ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ गणित बनता है तो कांग्रेस को इतर रखकर भी इन आंकड़ों के तहत झारखंड में जो सरकार है वो बनाई जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना कितनी है ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। के त्रिपाठी के बयान से एक बार फिर से सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। तो देखिए, ये वो आंकड़े हैं, ये वो गणित है। लेकिन इस पर जेएमएम बीजेपी का क्या रुख सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह दिया है, के त्रिपाठी कह रहे हैं कि देखिएगा, बड़ा फेरबदल जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि जेएमएम का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी के संपर्क में है और निकाय चुनाव के बाद इसका असर दिखेगा। इसके साथ साथ उन्होंने डेडलाइन भी बता दिया है कि 15 से 20 दिन का इंतजार कीजिए। और देखिए, झारखंड की सियासी गलियारों में इससे पहले कई महीनों भी ऐसे चर्चाएं जो है वो सामने आई थी। तो कांग्रेस नेता के त्रिपाठी के बयान के बाद झारखंड की राजनीति में सियासी खलबली मच गई है, जिसके बाद इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी ताबड़तोड़ बयान दिया। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही के त्रिपाठी के बयान को पूरी तरह से निराधार बताया, बकवास और भ्रम फैलाने वाला बता दिया। सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठे जेएमएम के नेता ने कहा कि के त्रिपाठी ने निकाय चुनाव में वोटों का बिखराव रोकने के लिए ऐसा बयान दिया है। निकाय चुनाव के बाद के त्रिपाठी के सुर बदल जाएंगे, जबकि जिस बीजेपी के साथ जेएमएम के जाने का दावा किया जा रहा है, आपको ये बयान सुनाते हैं। का बात है ये, हमें लगता है कि इसकी कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल तथ्यहीन बात है और तथ्यहीन बात नहीं करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन है और गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस के के त्रिपाठी जी जो मेदिनीनगर में बैठे हैं, उनको पता होने लगे तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की इतनी दुर्दशा होने का क्या स्थिति है। ये देखिए, दरअसल गठबंधन में ना जेएमएम और कांग्रेस के बीच में इंटरनल खींचातान चल रही है और ये पावर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है
कि लोग एक दूसरे को डराते हैं बीजेपी के नाम से, यानी बीजेपी कॉमन फैक्टर इनके डर की। इनको पता है एक बार इनकी सरकार जाएगी तो दोबारा आने वाली नहीं है। ये बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। नगर निकाय में उनकी पुत्री लड़ रही है चुनाव, उसको बेटर कराने के लिए जेएमएम का वहाँ उम्मीदवार है, उससे वोट कटवाने के लिए ये सारी बातें हैं। ये बेबुनियाद बातें हैं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि आज जो हमारी विचारधारा और जेएमएम की जो विचारधारा है वो नदी के दो किनारे नहीं, वो समुद्र के दो किनारे हैं जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। कांग्रेस का कोई अधिकृत व्यक्ति, प्रवक्ता या कोई सांसद विधायक अगर इस तरह के बात बोले तो मुझे लगता है ये खबर बनती है। परंतु केएन त्रिपाठी जी ने अपनी सुपुत्री को उतार रखा है चुनाव मैदान में, और वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कैंडिडेट है, बहुत मजबूत स्थिति। तो वोटों का बिखराव ना हो, एंटी बीजेपी वोटर्स एक जगह एकत्रित हो जाए और उसका लाभ उन्हें मिले, मकसद यही है। नगर निकाय का चुनाव खत्म होगा, सुर बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी। ये सिर्फ नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बातें की जाएगी। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता का बयान केएन त्रिपाठी का कि देखिए जो झारखंड की सियासत की तस्वीर है वो बदलने वाली है, और इस पर हमने प्रवक्ताओं के बयान भी सुनाए। हालांकि वो इन बयानों से किनारा जरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चूंकि इस निकाय चुनाव में उनकी बेटी प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में है, लेकिन चुनाव के बाद से सुर जो है वो केएन त्रिपाठी के बदल जाएंगे। निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, इस बात की जो चर्चा है वो पिछले कई महीनों से भी बीच बगाहे होती रही कि क्या सरकार बदल जाएगी, जेएमएम और बीजेपी एक साथ आ जाएगी। केएन त्रिपाठी एक बार फिर से उसी बात पर मुहर लगा रहे हैं। क्या सुगबुगाहट या फिर कुछ उन्होंने महसूस किया है, कुछ सूंघा है इस तरीके की खबरों को, इस तरीके की बातों को? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नगर निकाय का चुनाव जो मेदिनीनगर सीट है, नम्रता त्रिपाठी उनकी बेटी है, वह मेयर पद पर चुनाव लड़ रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूनम सिंह उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर देखें तो जब से पूनम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, इस बात को लेकर के खासे नाराज चल रहे हैं पूर्व मंत्री और डाल्टनगंज के पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी। निश्चित तौर पर आप देखें कि पिछले माह करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में प्रवास में थे। उसको लेकर के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के तेज हो गई थी कि कहीं न कहीं इसका झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर है और बीजेपी की ओर से सरकार दोनों मिलकर के बनाने जा रही है। इस बात को लेकर के हवा तब दी जा रही थी जब एक नेता ने इस बात पर संकेत साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं इसका साफ तौर पर असर जरूर पड़ेगा नगर निकाय चुनाव के बाद। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी चुनाव लड़ रही है मेयर पद से मेदिनीनगर सीट से, तो उसको लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम विधायक और सांसद यानी विधानसभा लोकसभा में साथ में चुनाव लड़े तो इसमें फिर अलग अलग क्यों। चूंकि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर के मनाने की कोशिश की गई है। पूनम सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए मेदिनीनगर से, और कहीं न कहीं इस बात को मनाने की साफ तौर पर कई दौर की बैठक भी हुई और सियासी गलियारों में चर्चा हुई थी कि महागठबंधन का उम्मीदवार एक ही रहेगा। लेकिन अगर हम सभी पदों की बात करें यानी 48 नगर निगम की बात करें तो सभी जगह इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी उम्मीदवार हैं। इसको लेकर के उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उन्होंने बैठक करने की कोशिश की कि जो उम्मीदवार पूनम सिंह हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनको बैठा दिया जाए और हमारी जो बेटी है नम्रता त्रिपाठी वह सिर्फ मेयर पद का उम्मीदवार रहे। तो इस बात को लेकर के कल उन्होंने बयान दिया है कि 15 दिन के बाद यानी हम बात करें कि 23 फरवरी को मतदान होने हैं और उसके बाद कहीं न कहीं सरकार जो है करवट लेगी और बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो इन्होंने जब इस बात को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस से बात करने की कोशिश की तो तीनों ने साफ तौर पर कहा कि दूर दूर तक इस बात का कोई संकेत नहीं है। इसलिए संकेत नहीं है कि सिर्फ अपनी बेटी को नगर निकाय चुनाव में
सुर्खियों में या जिताने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा जो वोट है पोलराइजेशन हो, एकजुट होकर के इनके पक्ष में मतदान करे और बीजेपी किनारे हो जाए, इसको लेकर के चूंकि अगर हम समीकरण करें मेदिनीनगर में तो वहां पर खासा मुस्लिम की भी आबादी है, उसको लेकर के ये संकेत दी जा रही है। और कहीं न कहीं इस बात का साफ तौर पर इसलिए भी नाराज दिख रहे हैं कि कांग्रेस के कई जो आलाकमान नेता हैं केंद्र त्रिपाठी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब देखना यह होगा कि 23 तारीख को जो मतदान होने हैं इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें झारखंड की सियासी हवा में इस बात का एक बार फिर कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि करवट जरूर बदलेगी। ये केंद्र त्रिपाठी जो डाल्टनगंज के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इस बात का जो संकेत मिल रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर ही सही, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर इस निकाय चुनाव पर भी कितना पड़ता है और क्या झारखंड की सियासी तस्वीर भी इस तरीके से बदलती है। हालांकि इन सभी संभावनाओं को जो जेएमएम के और बीजेपी के प्रवक्ता है वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड में एक बार फिर से जंगली हाथियों ने कोहराम मचा रखा है। हजारीबाग में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की जान ले ली है, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। चरही थाना क्षेत्र के कजरी गांव में गुरुवार की शाम से 5 हाथियों के झुंड ने कहर बरपाना शुरू किया और शुक्रवार की शाम भी हाथियों ने एक दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है। वन विभाग की ओर से बाइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि हाथी के हमले से 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान चली गई है। बीती रात हाथियों के हमले में फूलमणि देवी की कुचलकर मौत हो गई, जबकि राजेश मुर्मू गंभीर रूप से घायल है। तो 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान चली गई है और ये जानें लगातार जा रही हैं। हजारीबाग में एक बार फिर से देखिए हाथियों का झुंड पहुंच चुका है। लोगों में दहशत का माहौल है। 5 हाथियों का ये झुंड जो मौत का तांडव लगातार अलग अलग इलाकों में मचा रहा है। इस बीच वन विभाग की टीम, प्रशासन की टीम लगी हुई है। लोगों को भी सतर्क सावधान रहने की अपील की जा रही है। लोग रात में जगने को मजबूर है कि कब कहां से हाथी आ जाए। उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये हाथी लगातार लोगों की जान भी ले रहे हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत हुई है। आप लोग देख सकते हैं तो देखिए 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 4 सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और 2 और परिवार के लोग की ये जान। और ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये विमान, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़ के मोरान, जहां पर ये आपात लैंडिंग सुविधा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उतरे हैं। और इस दौरान हरक्यूलिस C-130 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस आपात लैंडिंग पर, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड करता हुआ नजर आया। दरअसल इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें, जिसकी अपने आप में कई सारे खास मायने हैं, रणनीतिक नज़रिए से भी अगर हम देखें तो काफ़ी खास और काफ़ी अहम है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। पीएम मोरान बाईपास पर बनी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे हैं। नेशनल हाईवे 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर इसे बनाया गया है, जो अपने आप में पहली भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सैन्य और साथ ही नागरिक दोनों तरह के विमानों के लिए तैयार की गई है। अब से कुछ देर बाद ही एक विशेष एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा यहां पे। और खास बात यह है कि यहां पर अब से कुछ देर में हमें राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अन्य कई विमान भी यहां पर शामिल होंगे, जैसे तेजस है, हरक्यूलिस C-130 जिसे हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार, और साथ ही एंटोनोव AN-32 भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसिलिटी और जो कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर
मुख्य एयरपोर्ट के नाकाम होने की स्थिति में एक वैकल्पिक लैंडिंग साइट देता है और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और इस हाईवे को अगर हम देखें तो ड्यूल यूज यानी कि सिविल और साथ ही मिलिट्री बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता भी बढ़ती है और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर एयरफील्ड्स जो हैं वो एक सीमित है। तो यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है और यहाँ पर ये तमाम विमान इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ फिलहाल ये नजर आ रहा है। अपने आप में ऐतिहासिक और ये ऐसी सड़क जो सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि लड़ाकू विमान भी जिस पर लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि वहां पर जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पूरा एरियल शो भी होगा। कई सारे लड़ाकू विमान यहाँ पर उड़ान भरते हुए और लैंड करते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक अहम एसेट के रूप में ये जो सड़क है वो काम करती हुई नजर आएगी। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहां की तस्वीर आप देख रहे थे जहां पर हाईवे को एक इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर यहां पर बनाया गया है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो एयरपोर्ट से अलग भी विमानों को लैंड कराया जा सके और ये चाहे वायुसेना के विमान हो या फिर आम विमान को भी यहां पर लैंड इमरजेंसी की हालत में कराया जा सकेगा। बढ़ते आगे। हाथियों ने तांडव झारखंड में मचा रखा है। ऐसे में प्रशासन और वन विभाग की ओर से हाथियों से दूर रहने के लिए लगातार माइकिंग की जा रही है। ये हजारीबाग की तस्वीर है जहां 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान ये हाथी ले चुके हैं और ये तस्वीर देखिए जहां माइकिंग की जा रही है और माइकिंग के जरिए लोगों को सावधान किया जा रहा है। जंगल की ओर शौच के लिए या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए ना जाएं क्योंकि हाथियों का झुंड काफी आक्रामक है, इसीलिए सभी ग्रामीण सावधान। तो ये माइकिंग हो रही है और माइकिंग के जरिए यही कहा जा रहा है कि आप हाथियों के झुंड की तरफ ना जाएं, अकेले में आप ना निकलें। आसपास के क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड देखा गया है, इसीलिए कोई भी ग्रामीण रात। अब सवाल है कि इन हाथियों के आतंक से लोगों के बचने के लिए क्या किया जा रहा है। तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए चाहे वो जनप्रतिनिधि हो प्रशासन हो उनकी भी कोशिश सही है कि लोग कैसे सुरक्षित रखे जा सके, लोग अपने स्तर से भी जागरूक रहें ताकि हाथियों के हमले से बच सके। जब हाथियों का झुंड प्रवेश करे तो भीड़ वहां तक ना पहुंचे क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां हाथियों के पीछे इन गांव वालों की भी एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चलती है और वो हादसे का इन घटनाओं का शिकार होते हैं। तो इसको लेकर भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनको आगाह कर रहे हैं। उसको तत्काल अब उसको जो नियम के तहत उसको हाथी को या मार दिया जाए या उसको बंधक बना के जंजीर में रखने का काम करे। उसको अब तत्काल से तत्काल। एक हाथी तो पूरा पागल है, एक हाथी के बारे में पता चला वो पागल और सिर्फ आदमी को मारने का काम करता है, ना वो धान खाता है ना पेड़ पौधा से मतलब है, वो सिर्फ आदमी को टारगेट में लेता है। ये हाथी जो है एक 5 का झुंड है जिसमें एक हाथी जो है बार बार सिर्फ इंसान को ही टारगेट करके इंसान को मारने का प्रयास किया जाए। और इस दुखद घटना में गोंदवार में 5 लोगों की मृत्यु तो यहीं पे हो गई इस गांव में ही, और एक घायल थे जिसको हम हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल में भी उनका। इधर हाथियों का आतंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस वजह से 24 घंटा के भीतर हाथी जो है लगभग 6 आदमी को तो परसों मार ही दिया है और लगभग बीते रात 2 दंपति सोए हुए थे, 5 हाथी अचानक उसमें हमला कर दिए। एक जो मर गई हैं लेडीज़ जो फूलमती देवी उनका नाम है, उनके हस्बैंड जो हैं राजेश मुर्मू वो तो घायल हो गए, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अभी फिलहाल उनकी स्थिति बताई नहीं जा सकती है, लेकिन अभी हाथियों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग डरे सहमे रात भर जाग के वो अपना सुरक्षा कर रहे हैं। अभी असम के डिब्रूगढ़ की सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये वायुसेना का विमान जो लैंड किया एक डेमो प्रस्तुत किया गया
This और project इसके साथ साथ marks और a भी new कई विमान era हैं in the national security and defense capabilities. और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के इस हाईवे को बनाया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में जब लैंडिंग एयरपोर्ट पर ना हो सके तो यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग वायुयानों की कराई जा सके। आज हम एक 5,450 करोड़ का ये तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से असम प्रस्तुत कर रहे को हैं। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और अलग अलग जो सैन्य विमान है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिनका शौर्य प्रदर्शन भी यहाँ देखने को मिलेगा। लोगों की भी बड़ी भीड़ है, लोगों में उत्सुकता है इस सैन्य शक्ति को देखने के लिए। तो लगातार लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी उड्डयन के क्षेत्र में भारत सरकार काम कर रही है और कैसे सुरक्षित यात्रा, हवाई यात्रा हो सके ये सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग बल्कि राष्ट्र तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। करने की ताकत दे रही है। And now we commence today's flying operations. To the far right of the runway, call sign Karn, piloted by Group Captain Saurabh Adhikari with Flight Lieutenant Mansi. The Su-30 MKI is now ready to take flight to the blue yonder. The aircraft delivers raw, unmistakable power. And look out for the air-to-air missiles at the wingtips, allowing the fighter to transform instantly from a highway visitor to an air dominance predator. Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass. कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power. And now the afterburners are engaged. And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है।